आज की 10 बड़ी खबरें। नेपाल में धान उत्पादन में आई गिरावट ने देश की चावल आत्मनिर्भरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल का धान उत्पादन 4.2% घटकर 5.7 मिलियन टन रह गया है, जबकि उत्पादकता में भी 1.16% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही धान की खेती का रकबा 3.8% घटा है। प्रतिकूल मौसम, खासकर मधेश प्रांत में पड़े सूखे हालात इसके प्रमुख कारण रहे। पलायन और शहरीकरण के चलते खेती योग्य भूमि में कमी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इस गिरावट के कारण नेपाल को घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए चावल आयात पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इंडोनेशिया के आचे प्रांत में रमजान और ईद से पहले खाद्य सुरक्षा को लेकर राहत भरी खबर है। पेरम्बुलोग आचे कार्यालय ने बताया है कि 18 जनवरी 2026 तक राज्य में 62,820 टन सरकारी चावल भंडार उपलब्ध है, जबकि 1,91,428 लीटर कुकिंग ऑयल का भी पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। बुलोग के प्रेसिडेंट डायरेक्टर अहमद रिजाल रमधानी ने कहा कि यह भंडार कीमतों की स्थिरता, आपदा प्रबंधन और खाद्य सहायता कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त है। कई क्षेत्रों में चावल वितरण लगभग 100% तक पहुंच चुका है और पहाड़ी इलाकों के लिए अतिरिक्त खेप भेजने की योजना भी बनाई गई है। ओडिशा में धान खरीद को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ओडिशा से 8 लाख टन चावल खरीदने के लिए सहमत हो गई है। कालाहांडी जिले के भवानीपटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों से फसल खरीदने के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। इसी कार्यक्रम में उन्होंने सूखा प्रभावित इलाकों में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए 891 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। पंजाब में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी FRK की सप्लाई को लेकर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कम तय कीमतों के कारण निर्माता कंपनियां स्टॉक जारी करने से हिचक रही हैं, क्योंकि अन्य राज्यों खासकर हरियाणा में FRK की कीमतें ज्यादा हैं। चावल फोर्टिफिकेशन कार्यक्रम के तहत मिलर्स को FRK को कस्टम्ड मिल्ड राइस के साथ मिलाकर राष्ट्रीय पूल में देना अनिवार्य है। मौजूदा हालात में कई मिलर्स को निर्धारित बोली मूल्य से काफी अधिक कीमत देकर FRK खरीदना पड़ रहा है, जिससे लागत बढ़ गई है। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद केंद्र सरकार ने गेहूं, आटा और उससे जुड़े उत्पादों के निर्यात को आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है। सरकार ने 5 लाख टन आटा, मैदा और सूजी के निर्यात की अनुमति दी है। 2022 में गेहूं निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने स्पष्ट किया है कि सामान्य परिस्थितियों में गेहूं उत्पादों का निर्यात प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन विशेष शर्तों के तहत सीमित मात्रा में निर्यात संभव होगा। चीन ने अमेरिका से मंजूरी मिलने के बावजूद एनवीडिया के H200 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स के आयात को रोक दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कस्टम अधिकारियों ने हाल ही में इन चिप्स की खेप को रोकते हुए स्थानीय कंपनियों को इन्हें खरीदने से सावधान किया है। यह साफ नहीं है कि यह फैसला स्थायी प्रतिबंध है या अस्थायी कदम। इस फैसले से सप्लायर कंपनियों ने उत्पादन रोक दिया है और चीन में एनवीडिया की मांग पर बड़ा असर पड़ा है। नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट में महाराष्ट्र की निर्यात संभावनाओं पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार ऊंची औद्योगिक जमीन कीमतें, महंगी लॉजिस्टिक्स और बढ़ती ऊर्जा लागत खासकर मुंबई, पुणे और थाने में राज्य की प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर रही है। इन हालात के चलते कई उद्योग सस्ते राज्यों में शिफ्ट होने पर विचार कर रहे हैं। दिसंबर महीने में भारत के ऑयल मील निर्यात में 40% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण सोयाबीन मील के निर्यात में तेज कमी रहा। रेपसीड और कैस्टर सीड मील के निर्यात में भी गिरावट आई। हालांकि राइस ब्रान एक्सट्रैक्शन के निर्यात में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली। अप्रैल से दिसंबर की अवधि में कुल ऑयल मील निर्यात 6% घटा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई चाय नीलामी में डस्ट चाय की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है। मौसम की वजह से उत्पादन घटा और सप्लाई कम रही, जिससे खरीदारों की मांग बढ़ गई। कोच्चि में ऊंची कीमतों के चलते कई खरीदारों ने कुन्नूर का रुख किया। उच्च गुणवत्ता वाली डस्ट चाय 3 से 4 रुपये महंगी बिकी, जबकि ऑर्थोडॉक्स डस्ट ग्रेड में कमजोर बोली के चलते गिरावट दर्ज की गई। केरल में दूध उत्पादन में 10 लाख लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
राज्य के पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी ने केरल डेयरी एक्सपो 2026 में बताया कि अधिक किसान अब स्थानीय स्तर पर दूध की आपूर्ति कर रहे हैं। सरकार ने उत्पादन पर नजर रखने के लिए सर्वे शुरू किया है और डेयरी यूनिट्स को 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस एक्सपो में 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां आधुनिक डेयरी तकनीक, मशीनरी, वित्तीय सेवाएं और AI समाधान प्रदर्शित किए जा रहे हैं। कृषि और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें कमोडिटी टुडे।